एनटीपीसी 2026 में अपनी सीट पक्की करने के लिए देखिए सबसे तेज एग्जाम एनालिसिस। मैं हूं रवि सर और आप देख रहे हैं रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। Bilkul, welcome to this deep dive analysis session brought to you by Ravi Competitive Classes. This session is based on the 100% accurate research and hard work of Ravi sir designed to give you an edge in your preparation. बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हाँ, क्योंकि सोचिए कि एक एग्जाम पास करने के लिए 75 मार्क्स चाहिए, राइट? लेकिन एक अकेले इंसान के पास 33 मार्क्स की ऐसी चाबी है कि उसके बिना कोई पास ही नहीं हो सकता। एग्जैक्टली या फिर ये सोचे कि प्राचीन भारत में लोग जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों के लिए युद्ध करते थे। सही बात है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ 25 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की आंसर की पढ़ना नहीं है। हम इन हिडन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिक्स को डीकोड करेंगे। राइट। और साइंस के एब्सोल्यूट रूल्स के पीछे का लॉजिक समझेंगे ताकि अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए एस्पिरेंट्स एकदम टॉपर वाला माइंडसेट डेवलप कर सकें। एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं सेगमेंट 1 से, जिसका थीम है हिस्टोरिकल डेप्थ्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। पास्ट एम्पायर्स के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मॉडर्न इंडिया के इकोनॉमिक रूल्स तक। ये थीम कमीशन की ऑलवेज फेवरेट रही है, हर शिफ्ट में आती है। सही कहा। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन 1। अकबरनामा किसने लिखा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अबुल फजल। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये पर्शियन यानी फारसी भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि मुगल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज वही थी, राइट? बिल्कुल। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट नोट करना चाहिए, इसके 3 वॉल्यूम्स हैं। वेट, यूजुअली तो एग्जाम्स में अकबरनामा के तीसरे वॉल्यूम पर ही फोकस होता है ना, मतलब आईनी अकबरी पर। हाँ, आईने अकबरी सबसे फेमस है क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सेना का डेटा है। लेकिन शिफ्ट अलर्ट्स के हिसाब से वॉल्यूम 2 अब सबसे क्रूशल हो गया है। अच्छा, वॉल्यूम 2 में ऐसा क्या खास है? उसमें 1556 की पानीपत की दूसरी लड़ाई का जिक्र है, जो बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओह वाओ, ये डिटेल डेफिनेटली दिमाग में बिठा लेनी चाहिए सबको। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। 1992 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पद्म भूषण। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनके म्यूजिक और बैकग्राउंड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। हाँ, एक्सपर्ट नोट में लिख लीजिए सभी। इनका वाद्य यंत्र बांसुरी है यानी फ्लूट। लेकिन जो डिटेल लोग मिस करते हैं वो है इनका घराना। राइट, घराने पर तो हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जैक्टली। ये मैहर घराना से जुड़े हैं और 2000 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ग्रेट। अब चलते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। क्वेश्चन 3, जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य का वोटिंग शेयर कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। केंद्र का शेयर 33 है और राज्य का 23 है, आर्टिकल 279A के अनुसार। यहाँ एक मैथमेटिकल ट्रिक छिपी है जो एग्जाम और पॉलिटिक्स दोनों में एक एक्स्ट्रा एज देती है। सेंटर का शेयर 33% देखने में छोटा लगता है, पर पावर डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को ध्यान से सुनिए। जीएसटी काउंसिल में कोई भी बिल पास होने के लिए 75% बहुमत चाहिए होता है। राइट, 75%। अब मैथ्स देखिए। सेंटर के पास अकेले 33.33% है। इसका मतलब उनके पास एक इनडायरेक्ट वीटो पावर है। क्या बात है। मतलब अगर सारे स्टेट्स एक साथ मिल भी जाएं, तो भी उनका टोटल सिर्फ 66.67% बनता है। एग्जैक्टली, जो 75% के टारगेट से कम है। तो बिना केंद्र की सहमति के कोई बिल पास ही नहीं हो सकता। ये बिल्कुल उस ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह है जहां पासिंग ग्रेड के लिए 75 मार्क्स चाहिए और एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के पास अकेले 33 मार्क्स हैं। उसके बिना प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। मास्टर स्ट्रोक डिजाइन है संविधान का। तो कॉन्स्टिट्यूशन से निकलकर अब एब्सोल्यूट रूल्स की तरफ आते हैं। सेगमेंट 2, फिजिक्स टेक ऑन सुप्रीम लॉज। क्वेश्चन 4, मैकेनिकल एनर्जी किन 2 ऊर्जाओं का सम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला है ME = KE + PE। इसे रियल लाइफ में विजुअलाइज करना बहुत आसान है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे एक चलती हुई साइकिल, उसमें मूवमेंट है तो वो काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, और एक खींचा हुआ धनुष जिसमें टेंशन स्टोर है पर अभी रिलीज नहीं हुआ, वो पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों मिलकर मैकेनिकल एनर्जी बनते हैं। परफेक्ट। अब साइंटिफिक एजुकेशन पर आते हैं। क्वेश्चन 5, SMME की स्थापना कब हुई थी?
सही आंसर है ऑप्शन बी 2012 में। ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं लग रहा। इस इंस्टीट्यूट पर सवाल आने द लॉजिक क्या हो सकता है? बेसिकली ये आईआईटी भुवनेश्वर का एक हाईली स्पेशलाइज्ड मेटलर्जी स्कूल है। 2012 के आसपास भारत में मटेरियल साइंस रिसर्च की भारी डिमांड थी, खासकर डिफेंस सेक्टर्स के लिए। अच्छा, मेक सेंस। फाउंडेशन से डिजिटल फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, कॉन्फ़िग का सही संयोजन पाथ क्या है? आंसर है ऑप्शन ए /config। और ये फॉरवर्ड स्लैश डिनोट क्या करता है सिस्टम में? यूनिक्स या लाइनक्स में ये /रूट डायरेक्टरी को दर्शाता है, जैसे एक पेड़ का तना होता है जहां से सारी ब्रांचेस निकलती हैं। राइट, सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है। रूट डायरेक्टरी से अब लैंड की सुप्रीम अथॉरिटी पर आते हैं। क्वेश्चन 7, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अपने ही फैसले का रिव्यू करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 137। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आ गया तो उसे रिव्यू करने का मैकेनिज्म क्या है? कोई लिमिट्स हैं? हाँ, शिफ्ट अलर्ट्स नोट करिए एस्पिरेंट्स, ये ओपन एंडेड नहीं है। रिव्यू पिटिशन फाइल करने की टाइम लिमिट 30 दिन होती है। सिर्फ 30 दिन? बिल्कुल, और रीजन भी सॉलिड होना चाहिए। रिकॉर्ड पर कोई अपैरेंट एरर या स्पष्ट गलती दिखनी चाहिए। ये आर्टिकल 145 के रूल्स से चलता है। और अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए आर्टिकल 136 और 142 भी पढ़ लेना चाहिए। सही पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पाथ करेक्ट कर लिया, बट 1991 में इंडियन इकोनॉमी को भी अपना पाथ ड्रेस्टिक तरीके से करेक्ट करना पड़ा था। हाँ, और यही हमारा सेगमेंट 3 है, द टमल्चुअस 90s। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल बैकड्रॉप। क्वेश्चन 8, द इमरजेंसी डायरीज, years that forged a leader, पुस्तक किस अवधि को दर्शाती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1975 से 1977। एग्जैक्ट डेट्स हैं 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। इस बुक की थीम में एक स्ट्राइकिंग डिटेल है जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। इसमें एक 25 साल के नरेंद्र मोदी का जिक्र है, जिन्होंने वेश बदलकर 19 महीने तक अंडरग्राउंड काम किया था। एग्जैक्टली। और इस बुक को अमित शाह जी ने रिलीज किया है आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर। करंट अफेयर्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। अब इकोनॉमी पर आते हैं। क्वेश्चन 9, 1991 से 1999 के दौरान भारत में किस सेक्टर में भारी गिरावट देखी गई? आंसर है ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी औद्योगिक क्षेत्र। ऐसा क्या हुआ कि एग्रीकल्चर से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ने इतना बड़ा हिट लिया? इसका रूट कॉज 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट था। हमारे पास रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने के पैसे ही नहीं थे। तो प्रोडक्शन नेचुरली रुक गया होगा? बिल्कुल, इंडस्ट्रियल विकास दर -0.1% तक गिर गई थी। जैसे इकोनॉमी ने अपना रास्ता बदला, फिजिक्स में लाइट भी यही करती है। क्वेश्चन 10, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। यहाँ एक ट्रैप होता है ना एग्जाम में। स्टूडेंट्स वेरिएबल्स को लेकर हमेशा कंफ्यूज होते हैं। हाँ, इसलिए रूल रट लीजिए सब लोग। रिफ्रैक्शन होने पर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, सिर्फ वेलोसिटी और वेवलेंथ बदलते हैं, राइट? एग्जैक्टली। अगर लाइट हवा से कांच में यानी रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। पानी के ग्लास में पेंसिल का टेढ़ा दिखना इसका कॉमन एग्जांपल है। वापस 1991 के संकट पर चलते हैं। क्वेश्चन 11, 1991 के संकट में भारत के पास कितने सप्ताह के इंपोर्ट्स का भंडार बचा था? आंसर है ऑप्शन बी, 3 सप्ताह यानी सिर्फ 15 से 20 दिन का फॉरेक्स रिजर्व। वेट, सिर्फ 20 दिन का रिजर्व? रियलिटी कितनी ग्रिम थी उस टाइम। बहुत खराब। रिजर्व $1 बिलियन से नीचे था। देश को अपना 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था। बाप रे, 67 टन गोल्ड। इसी डेस्परेशन में एलपीजी पॉलिसी आई थी। सही बात है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमी को खोल दिया। हमने गोल्ड को वेल्थ माना, पर एंशिएंट इंडिया में वेल्थ क्या था? सेगमेंट 4 यहीं से शुरू होता है। एंशिएंट वेल्थ टू मॉडर्न एक्कोलेड्स। क्वेश्चन 12, भारत का रूर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट का भंडार है। अब एंशिएंट पास्ट में चलते हैं। क्वेश्चन 13, वैदिक काल में गोपति का अर्थ क्या होता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मवेशियों का स्वामी, यानी लॉर्ड ऑफ काउज। इसे हैजा के बराबर माना जाता था। एटिमोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। गो प्लस पति यानी रूलर का काम जमीन नहीं, गायों को प्रोटेक्ट करना था। एग्जैक्टली।
प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में सोसाइटी पास्टोरल ज्यादा थी, गाय ही सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। यहाँ तक कि युद्ध के लिए गाविष्टी शब्द यूज होता था, जिसका मतलब है गायों की खोज। वॉर वॉज लिटरली अ सर्च फॉर काउस। क्या डिटेल है। चलिए 2025 के करंट अफेयर्स पर आते हैं। क्वेश्चन 14, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? आंसर है ऑप्शन सी, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन 15 ये एक्सेलेंस से जुड़ा है। NIRF 2025 रैंकिंग में भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, IIT मद्रास। ये लगातार 7वें साल टॉप पर है। अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए सेकंड और थर्ड भी याद रखें, IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे। ग्लोबल एनवायरमेंटल रिकॉग्निशन की बात करें तो क्वेश्चन 16 देखिए। ओमान हाल ही में किस यूनेस्को कार्यक्रम में शामिल हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम में। इसका टाइमलाइन और सिग्निफिकेंस क्या है? इनका टर्म 2025 से 2029 तक रहेगा। ये चुनाव उज़्बेकिस्तान में हुआ था। फोकस बेसिक है, इंसान और नेचर के बीच बैलेंस बनाना। इसी थीम पर सेगमेंट 5 शुरू होता है, नेचर, हिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स। क्वेश्चन 17, सतत विकास का आधार ब्रुंटलैंड कमीशन की किस रिपोर्ट से आया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर कॉमन फ्यूचर, जो 1987 में आई थी। इसने पहली बार एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जोड़ा। एनवायरनमेंट से अब फिलॉसफी पर चलते हैं। क्वेश्चन 18, बुद्धा के पूर्व जन्मों की कहानियां किस ग्रंथ में हैं? आंसर है ऑप्शन ए, जातका कथाएं। इन कहानियों का ओरिजिन क्या है? एस्पिरेंट्स इस डिटेल को मार्क कर लें। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटका के खुदका निकाया का हिस्सा है, पाली भाषा में। और बुद्धा की शिक्षाएं पूछे तो वो सुत्ता पिताका में है। राइट। एक और हिस्टोरिकल साइट है। क्वेश्चन 19, भीमबेटका की गुफाएं किस नदी घाटी के पास हैं? आंसर इज ऑप्शन डी, नर्मदा नदी घाटी। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से? क्योंकि ये अर्ली ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एविडेंस है। मध्य प्रदेश में है और 2003 में यूनेस्को टैग मिला था। यहाँ 400 से ज्यादा गुफाओं में केव पेंटिंग्स हैं। क्वेश्चन 20 एक क्विक साइंस चेक है। ऊष्मागतिक तापमान का SI मात्रक क्या है? डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केल्विन। एब्सोल्यूट स्केल है ये। अब नेचर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं। क्वेश्चन 21, भारत के किस क्षेत्र में चाय की खेती सबसे अधिक होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट। सिर्फ एक स्टेट का ही शेयर इसमें बहुत मैसिव है ना? हाँ, असम अकेले 50% से ज्यादा टी प्रोड्यूस करता है। दार्जिलिंग भी इसी बेल्ट में है। क्वेश्चन 22 नेचर कंजर्वेशन से है। बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका, बेंगलुरु के ठीक पास। इस पार्क से जुड़ा एक बहुत यूनिक फैक्ट है ना नेक्स्ट शिफ्ट्स के लिए। बिल्कुल। एस्पिरेंट्स नोट करें, भारत का सबसे पहला तितली पार्क यानी फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क 2006 में यही बैनरघट्टा में एस्टैब्लिश हुआ था। दैट्स फैसिनेटिंग। चलिए सेगमेंट 6 की तरफ बढ़ते हैं, मूवमेंट्स, अमेंडमेंट्स एंड मेमोरी ट्रिक्स। क्वेश्चन 23, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू और समाप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1930, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। इस यात्रा का स्केल कैसा था? गांधी जी ने 78 लोगों के साथ 241 मील की यात्रा की थी। नमक कानून तोड़कर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बड़ी शुरुआत की। मॉडर्न मूवमेंट देखते हैं अब। क्वेश्चन 24, 97th संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने से यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्वेश्चन 25 पर आते हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आंसर है ऑप्शन ए, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में सिर्फ 14 थी। स्टूडेंट्स अपने पेन्स निकाल लीजिए, हम यहाँ अमेंडमेंट्स की ट्रिक्स शेयर करेंगे। एग्जाम प्रेशर में यही काम आएगा। हम इसे बिल्कुल स्लो बोलेंगे। जरूर। 71वां संशोधन जो 1992 में हुआ, उसकी ट्रिक लिखिए। ना, म, का। एन से नेपाली, एम से मणिपुरी, क से कोंकणी। ना, म, का। राइट। और 92वां संशोधन 2003 का, उसकी ट्रिक मैथ्स वाली है। बॉडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ब्रिलियंट ट्रिक, बॉडमास। दिमाग में प्रिंट कर लीजिए सब लोग। अब डिजिटल लॉजिक पर आते हैं। क्वेश्चन 26, कंप्यूटर में ASCII कोड का प्राथमिक कार्य क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, अक्षरों को 7 बिट या 8 बिट बाइनरी नंबर में बदलना। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कंप्यूटर को? बेसिकली प्रोसेसर सिर्फ 0 और 1 समझता है। कीबोर्ड पर A प्रेस किया तो ASCII उसको उसकी वैल्यू 65 के थ्रू बाइनरी में ट्रांसलेट कर देता है। ये यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है।
डिजिटल मैपिंग के बाद फिजिकल मैप, सेगमेंट 7, द ओशंस, मॉनसून्स एंड लोकल गवर्नेंस। क्वेश्चन 27, 2025 में ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ये अंडमान सागर में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए है। क्वेश्चन 28 हिस्ट्री से है। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ उतरे थे? आंसर है ऑप्शन सी, कैलिकट, 1498 में। वहां आने पर किसी ने रोका नहीं उन्हें? नहीं, बल्कि वहां के हिंदू शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था, जिससे आगे यूरोपियन ट्रेड खुला। इसी ट्रेड से जुड़ा क्वेश्चन 29 है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को दे हेलमेडा ने 1505 में। जमीन पर किले क्यों नहीं बनाए उन्होंने? समुद्र पर ही क्यों फोकस किया? क्योंकि उन्हें हिंद महासागर में पीसफुल पर एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए था। लैंड पर रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना चाहते थे। स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। क्वेश्चन 31, पृथ्वी के मैंटल और कोर के बीच की दूरी कितनी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 2900 किलोमीटर्स। जियोलॉजिस्ट इसे गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। क्वेश्चन 31, उत्तरी भारत में मई-जून में मॉनसून आने का प्राथमिक कारण क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए, तीव्र निम्न वायुदाब यानी इंटेंस लो प्रेशर। ये लो प्रेशर बारिश कैसे लाता है? गर्मियों में लो प्रेशर बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। वो हिंद महासागर की नमी भरी हवाओं को खींचता है, जो लैंड मास पर टकराकर बारिश करती हैं। क्लियर। क्वेश्चन 32, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त पहाड़ियां कहाँ हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरला बॉर्डर पर। क्वेश्चन 33 गवर्नेंस पर है। नगर पालिका सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 243V। पंचायत और नगर पालिका में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको कैसे सेपरेट करें? ध्यान रखिए, 243V स्पेसिफिकली नगर पालिका के लिए है। अगर पंचायत पूछे तो आर्टिकल 243F है। स्टूडेंट्स, हम आखिरी हिस्से में हैं, सेगमेंट ऑ रैपिड फायर फिनाले। फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन 34, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? आंसर ऑप्शन डी, मेमोरी का विभिन्न कार्यों के लिए आवंटन, ओएस का बेस फंक्शन। क्वेश्चन 35, आर्टिकल 13 के कथन पर आधारित सवाल था। आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही थे। ये संविधान में जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन 36, पौधे के कटने पर निकलने वाला दूधीय पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर ऑप्शन बी, लैटेक्स। ये पौधे को हील करता है और इंसेक्ट से बचाता है। क्वेश्चन 37, पहला बिम्स्टेक समुद्री अनुसंधान सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर ऑप्शन ए, कोची। ये ब्लू इकोनॉमी पहल का हिस्सा है। क्वेश्चन 38, स्वदेशी स्ट्रोक डिवाइस जिसका नाम सुपरनोवा है, उसका परीक्षण कहाँ हुआ? आंसर ऑप्शन डी, एम्स दिल्ली में। ब्रेन में ब्लड क्लॉट का सस्ता इलाज। क्वेश्चन 39, 1991 के ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव नहीं था? आंसर ऑप्शन सी, स्टेटमेंट था कि सभी वस्तुओं का 20% सस्ता होना। ये गलत है। ग्लोबलाइजेशन के तुरंत बाद महंगाई बढ़ी थी, सस्ती नहीं हुई थी चीजें। एंड फाइनल, क्वेश्चन 40, यूएन की 80वीं वर्षगांठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर ऑप्शन बी, संस्था को अधिक कुशल, प्रभावी और मॉडर्न बनाना। तो हमने सारे 40 क्वेश्चंस डीपली कवर कर लिए। रैप अप करने से पहले आज का फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट क्या है आपका? हम सब देखते हैं कि हिस्ट्री आज का रास्ता तय करती है। 1991 के संकट ने इकोनॉमी ओपन की और आज भारत कोची में बिम्स्टेक लीड कर रहा है, एम्स में सुपरनोवा डिवाइस बना रहा है। तो एस्पिरेंट्स, फैक्ट्स को आइसोलेटेड मत पढ़िए। हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स के बीच क्रॉस कनेक्शंस बनाइए। यही टॉपर बनने का राज है। Ravisa works tirelessly, often from 10 a.m. onwards, to bring you this level of detail despite the physical strain. If you found this valuable, please like the video, subscribe to the channel, and join our Telegram via the link in the description for Pal Pal Ki update. All the best. For all updates and detailed analysis of RRB NTPC Graduate Level 2026, subscribe to our channel now. I'm Ravi sir from Ravi Competitive Classes. I am with you on your selection journey. Dhanyavad.